हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जीएनएम सेकेंड ईयर का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप लोग को मैं पहला वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। मैं पहला वीडियो MSN 1 का आप लोग को बता चुका हूं, जहां पे लगभग 10 से 12 जो है आप लोग को मैं टर्मिनोलॉजी शब्दावली समझाया हूँ। अब ये शब्दावली क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग चलेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो वहाँ पर ये सब रिपीटेड होगा, तो वहाँ पर आपको समझने में आसान होगा। पहले से समझे रहेंगे तो ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ेगा। और साथ में यह इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर का डिफिनीशन भी पूछा जाता है, समझ गए। चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं MSN 1 पढ़ा चुके हैं, MSN 2 का यह पहला वीडियो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए। MSN 2 कहा जाए तो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग 2, ठीक है। चलिए देखिए, पहला देखिए कैंसर क्या होता है। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक रोग है। सबसे पहले जानिए, कैंसर एक रोग है। MSN 2 में आपको ENT के बारे में, कैंसर के बारे में और वायरल कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ना है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कैंसर क्या होता है? कैंसर एक रोग है, सबसे पहले जानिए, जिसमें शरीर के ऊतक यानी टिश्यू अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोल एवं तीव्र मतलब फास्ट गति से डिवीजन होता है, विभाजन कर नवीन कोशिकाओं का गुच्छा या नियोप्लेसिया बनाते हैं। वह अबूर्द या ट्यूमर का निर्माण करते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कैंसर क्या होता है। देखिए, कैंसर जिस भी अंग में होगा, किसी भी अंग में, चाहे फेफड़ा में हो, लीवर में हो या फिर मुंह में हो या फिर गर्दन, कहीं भी कैंसर होगा, शरीर के किसी भी अंग में कैंसर होगा, तो उस चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा संपूर्ण शरीर का एक एक अंग जो है कोशिका से मिल कर ऊतक बना है, और ऊतक से मिल कर जो है हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है, पार्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यह कैंसर, अगर आपका शरीर नॉर्मल है तब तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन कैंसर अगर किसी में होता है, जिस भी अंग में अगर कैंसर होता है, तो उस अंग में जो कोशिका जो होता है वह क्या होता है, अत्यधिक तीव्र गति से क्या होता है कि वहाँ पे विभाजन होने लगता है, डिवाइड होने लगता है, जिसके कारण होता यह है कि वहाँ पे तेज़ी से जो कोशिका विभाजन होता है अत्यधिक रूप में, वह धीरे धीरे बढ़ कर एक गुच्छा सा बना लेता है, एक जो है नियोप्लेसिया बना लेता है, और वह एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। वह एक ट्यूमर का निर्माण कर देता है उस अंग में एक कोशिका विभाजन करके, समझ गए। और वही जो है आपका कैंसर होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए, कैंसर को इंग्लिश में देख लीजिए क्या होता है। कैंसर इज ए डिजीज। कैंसर एक क्या है, रोग है। कैंसर इज ए डिजीज इन विच द टिश्यू मतलब जिसमें ऊतक ऑफ द बॉडी मतलब शरीर का ऊतक डिवाइड रैपिडली एंड अनकंट्रोल टू फॉर्म ए क्लस्टर ऑफ न्यू सेल एंड फॉर्म ए ट्यूमर। मतलब कैंसर इज ए डिजीज, कैंसर एक रोग है, इन विच जिसमें द टिश्यू मतलब टिश्यू ऊतक ऑफ द ऊतक का बॉडी मतलब बॉडी का ऊतक, द टिश्यू ऑफ द बॉडी मतलब शरीर का ऊतक, ठीक है। डिवाइड मतलब विभाजन होता है, रैपिडली मतलब अत्यधिक, एंड अनकंट्रोल यानी अनियंत्रित रूप से, टू फॉर्म एक क्लस्टर ऑफ न्यू सेल मतलब एक नए कोशिका के रूप में जो गुच्छा बना लेता है, एंड फॉर्म ए ट्यूमर जो एक ट्यूमर के रूप में बन जाता है। यही आपका कैंसर कहलाता है। ओके, चलिए, कैंसर समझ गए। अब आ गया रेडिएशन थेरेपी। अब देखिए, रेडिएशन थेरेपी जो होता है ना, यह एक प्रकार का थेरेपी है। रेडिएशन का क्यों उपयोग किया गया है? क्योंकि रेडिएशन थेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, चाहे रेडिएशन थेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, इस दोनों का उपयोग जो है आपके कैंसर के क्षेत्र में होता है। अब ये जो रेडिएशन थेरेपी होता है, इसका उपयोग छोट मोट या शुरुआत के कैंसर में नहीं होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो जब व्यक्ति में कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें रेडिएशन थेरेपी करते हैं, क्योंकि रेडिएशन बहुत ख़तरनाक होता है। यह किरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा शरीर के जिस भी अंग में, जिस भी भाग में कैंसर हो, कैंसर का सेल हो, वहाँ पे रेडिएशन देकर जो है उस सेल को तोड़ा जाता है, भंगुर किया जाता है, क्षतिग्रस्त किया जाता है, जिससे वह कैंसर क्या होता है, ट्यूमर जो बना लिया है उसको जो है तोड़ देता है, जिससे वह कैंसर नष्ट हो जाता है, वहाँ का सेल नष्ट हो जाता है, और यही प्रक्रिया रेडिएशन थेरेपी कहलाता है। समझ गए।
देख लीजिए, रेडिएशन थेरेपी मैलिग्नेंट सेल्स या कैंसर के उपचार की विधि है। अब मैलिग्नेंट सेल क्या है? देखिए, दो प्रकार के सेल होता है कैंसर में, एक होता है बेनाइन सेल और एक मैलिग्नेंट सेल होता है। मैलिग्नेंट जो सेल होता है यह काफ़ी खतरनाक वाला होता है कैंसर का सेल, जबकि बेनाइन सेल जो होता है वह धीरे धीरे विभाजित होता है और वह ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। बट बात किया जाए, मैलिग्नेंट सेल काफ़ी तेज़ी से शरीर में फैलता है और यह बहुत ज़्यादा विभाजित होता है, बहुत ज़्यादा फैलता है एक से दूसरे ऑर्गेन में, तो ये मैलिग्नेंट सेल खतरनाक होता है। इसके उपचार में या फिर कैंसर के उपचार में रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा मतलब अत्यधिक एनर्जी युक्त विकिरणों का उपयोग करके कैंसरग्रस्त ऊतकों पर डाला जाता है और इसे नष्ट किया जाता है। समझ गए? मतलब जो कैंसर सेल मैलिग्नेंट सेल जो है या फिर जो कैंसर के उपचार के लिए जो रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो ये होता यह है कि जो भी रेडिएशन होता है उसमें अत्यधिक ऊर्जा होता है उसके किरण में, तो वह किरण क्या होता है जो अत्यधिक एनर्जी वाला है उसको कैंसर सेल पर, जिस भी बॉडी में कैंसर है उस जगह पर किरण को रेडिएशन को डाला जाता है। अब डालने से होता यह है कि उसका ऊर्जा एनर्जी जो है किरण का वह ऊतक को नष्ट कर देता है, जिससे कैंसर सेल नष्ट होता है। ठीक है, चलिए अब रेडिएशन थेरेपी का इंग्लिश देख लीजिए। रेडिएशन थेरेपी इज ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग मैलिग्नेंट सेल और कैंसर। ठीक है, सबसे पहले समझिए, रेडिएशन थेरेपी इज ए मेथड मतलब विधि है, ऑफ ट्रीटिंग मतलब उपचार, मैलिग्नेंट सेल और कैंसर मतलब रेडिएशन थेरेपी मेथड है, विधि है उपचार का मैलिग्नेंट सेल और कैंसर का। ठीक है, इन बीच जिसमें हाई एनर्जी मतलब उच्च ऊर्जा युक्त रेडिएशन डायरेक्टेड मतलब सीधा कैंसरस टिश्यू मतलब कैंसर वाले ऊतक पर जो है डाला जाता है। हाई एनर्जी वाला रेडिएशन कैंसर टिश्यू पर डाला जाता है डायरेक्टेड, और फिर जो है यह एनर्जी इसे डिस्ट्रॉयड कर देता है, किसे? कैंसर सेल को। समझ गए? चलिए तीसरा देखिएगा, बहुत शानदार है, कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी भी वही प्रकार से है जिस प्रकार से रेडिएशन थेरेपी कैंसर के उपचार में उपयोग में आता है, तो कीमोथेरेपी भी जो है आपका रेडिएशन के उपचार में काम में आता है। जैसे मैं बताता हूँ, कैंसर का विशेष रासायनिक दवाओं से उपचार करना रसायन उपचार या कीमोथेरेपी कहलाता है। सीधी सी बातें हैं कि कैंसर का उपचार जिस रासायनिक दवाओं के या प्रभावों से किया जाता है उसी उपचार को हम लोग कैंसर का कीमोथेरेपी कहते हैं या रसायन उपचार कहते हैं। ओके, यह रासायनिक दवाएं कैंसर कोशिकाओं को वृद्धि को कम करता है अथवा इसे नष्ट करता है। अब ये ऐसा दवा होता है रसायन, चूँकि सब दवा तो रासायनिक केमिकल का ही बना होता है, तो ये जो दवा होता है यह कोशिका के वृद्धि को रोकता है या फिर इसे नष्ट करता है। यही आपका कीमोथेरेपी होता है। ओके, देख लीजिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मतलब कैंसर का उपचार विथ स्पेशल केमिकल ड्रग्स मतलब कुछ विशेष रासायनिक दवाओं के प्रयोग के द्वारा कैंसर का उपचार करना ही कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी कहलाता है। समझ गए चीज़ को? चलिए देखिए यहाँ पे और दिया है, दिज केमिकल ड्रग्स मतलब ये रासायनिक दवा रेड्यूस मतलब कम करता है और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करता है ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स मतलब कैंसर सेल के वृद्धि कोशिका को जो है कमता है या फिर इसे नष्ट करता है। ओके, समझ गए? चलिए चौथा देखिएगा, बहुत शानदार ये भी क्वेश्चन है। देखिए, कैंसर का शरीर में किसी भी भाग में कैंसर हो, बस इतना याद रखिएगा कि उस भाग में जहाँ भी कैंसर होगा उस भाग में क्या होता है कि कोशिका जो है अत्यधिक तीव्र गति से और अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है और फिर जो है वह एक गुच्छा के रूप में नए कोशिका का निर्माण कर देता है और वह गुच्छा एक ट्यूमर का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग कैंसर कहते हैं। समझ गए ना? चलिए, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर या इसी को हम लोग ल्यूकोमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर को ही हम लोग ल्यूकोमिया कहते हैं। ओके, अब ब्लड कैंसर जो होता है नॉर्मली यह वाइट ब्लड सेल में श्वेत रक्त कणिका में होता है। यह कैंसर का एक प्रकार है। ब्लड कैंसर भी एक कैंसर का प्रकार है जिसमें रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं में अनियंत्रित एवं तीव्र कोशिका विभाजन होते हैं। कहाँ होता है ये?
मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी अंग का अगर आपसे पूछ दे कि कैंसर क्या होता है तो सीधा लिख दीजिएगा कि यह उस अंग का कोशिका में अनियंत्रित रूप से और तीव्र गति से विभाजन होना ही और साथ में विभाजन होकर एक नए कोशिका का निर्माण करता है, जो एक गुच्छा, जो एक ट्यूमर के रूप में बना लेता है। उसी को हम लोग उस जगह का क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे। समझ गए? इसी प्रकार से रक्त कैंसर है तो सीधा जानिए, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर आपका ल्यूकोमिया में होता है, ल्यूकोमिया कहते हैं। और ल्यूकोमिया जो है एक प्रकार के कैंसर है जो आपके श्वेत रक्त कणिका में होता है, वाइट ब्लड सेल में होता है। अब यह वाइट ब्लड सेल में जो होता है तो क्या होगा? तो अनियंत्रित और तीव्र कोशिका का विभाजन होता है वाइट ब्लड सेल में, जिससे अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। या फिर उसमें अनियंत्रित और तीव्र गति से विभाजन होने के कारण जो अपरिपक्व मतलब जो इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स है उसका निर्माण होता है। ठीक है? ये अपरिपक्व श्वेत रक्ताणु शरीर में रक्त, अस्थि मज्जा एवं लसिका तंत्र में जमा हो जाता है और जमा होकर उसे ट्यूमर के रूप में बना देता है। बात सब लोग वही है, बस आपको दिमाग थोड़ा सा लगा के लिख देना है। सब में रीजन एक ही होता है कि कोशिका का विभाजन, कोशिका का अनियंत्रित रूप से विभाजन और वृद्धि ही जो है यह रूप लेता है कैंसर का, ट्यूमर बनाकर। ठीक है ना? इंग्लिश में देख लीजिए ल्यूकोमिया क्या होता है। दिस इज टाइप ऑफ कैंसर, यह कैंसर का एक प्रकार है। इन बीच जिसमें देयर इज एन अनकंट्रोल, मतलब जहाँ यह अनियंत्रित और रैपिड मतलब अत्यधिक सेल डिवीजन होता है ऑफ वाइट ब्लड सेल इन द ब्लड। रक्त में श्वेत रक्त कण का अत्यधिक जो है वहाँ पे कोशिकाओं का विभाजन और वृद्धि जो है क्या होता है? रक्त कैंसर कहलाता है। विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर वाइट ब्लड सेल, जिससे होता यह है कि वृद्धि और विभाजन होने से वाइट ब्लड सेल जो है वह अपरिपक्व वाला जो होता है उसका निर्माण ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? जिसके फलस्वरूप होता यह है कि ये क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम या बोन मैरो या फिर ब्लड में जमा होने लगता है और जमा होकर यह भी ट्यूमर बना देता है। समझ गए? पांचवा देखिएगा प्रोस्टेट कैंसर। देखिए सब में मीनिंग वही है, सब में मीनिंग वही है। समझ गए ना? देखिए जब प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट कैंसर मतलब प्रोस्टेट कैंसर का मतलब क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उस ग्लैंड में अत्यधिक जो है अनियंत्रित और तीव्र गति से कोशिका का विभाजन होता है और नई कोशिका का निर्माण होता है। जो नहीं चाहिए उतना सारा कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब ज़्यादा कोशिका का निर्माण हो जाएगा तो शरीर में तो वह सूजन पैदा करेगा ही करेगा, ट्यूमर पैदा करेगा ही करेगा और वही जो है कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है? और वही जो है प्रोस्टेट कैंसर कहलाता है। जहाँ होगा वहाँ का कैंसर कहलाएगा, सीधी सी बातें हैं। ठीक है? प्रोस्टेट कैंसर का आप लोग इंग्लिश देख लीजिए। व्हेन न्यू सेल, जब नए कोशिका आर फॉर्मेड रैपिडली मतलब बनता है तीव्र गति से, तेज़ी से, ड्यू टू अनकंट्रोल एंड रैपिड डिवीजन मतलब किसके कारण? मतलब अनियंत्रित और तीव्र गति से विभाजन होने के कारण जब नए कोशिका का निर्माण होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में तो फिर जो है यह एक ट्यूमर का रूप ले लेता है और फिर प्रोस्टेट बढ़ जाता है व्यक्ति का और यही प्रोस्टेट कैंसर कहलाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट कैंसर। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए स्तन कैंसर क्या है? यह एक असमान स्थिति है। कैंसर तो यह एक रोग है या एक रोग का प्रकार है या फिर यह एक असमान स्थिति है, कुछ भी कहिए। तो यह एक असमान स्थिति है या फिर यह एक स्तन का रोग है जिसमें स्तन ऊतकों में कैंसर विकसित हो जाता है। जिसमें जो स्तन ब्रेस्ट है उसमें जो ऊतक पहले से है, चूँकि बिना ऊतक के शरीर के बॉडी का निर्माण है ही नहीं, लेकिन ज़्यादा अगर ऊतक वहाँ पर हो रहा है, ज़्यादा विभाजन हो रहा है, ज़्यादा तीव्र गति से हो रहा है, अनियंत्रित रूप से हो रहा है तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा कोशिका हो जाएगा और ज़्यादा कोशिका होगा तो ज़्यादा वह धीरे धीरे गुच्छा बना लेगा और वह गुच्छा ट्यूमर हो जाएगा और ट्यूमर वह कैंसर हो जाएगा। ठीक है? समझ गए कि यह एक असमान स्थिति है जिसमें स्तन के ऊतक में कैंसर विकसित हो जाता है। ठीक है? देख लीजिए, जब स्तनों की कोशिका असमान एवं अनियंत्रित विभाजित होकर नई कोशिका की गांठ बनाती है तो इसे स्तन कैंसर कहते हैं। गांठ मीन्स क्या? ट्यूमर ही। तो जब स्तनों की कोशिका मतलब जो ब्रेस्ट की सेल है वह असमान और अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर नए कोशिका का ट्यूमर यानी गांठ बनाता है तो इसे ही जो है स्तन कैंसर कहते हैं। ओके, चलिए अब इंग्लिश देख लीजिए यहाँ पे। दिस इज एन अनकॉमन कंडीशन
मतलब यह क्या है, एक असमान स्थिति है। इन बीच कैंसर, इस कैंसर में डेवलप इन द ब्रेस्ट टिश्यू, मतलब यह जो कैंसर है, जो कैंसर क्या होता है कि स्तन जो होता है उसके टिश्यू में, ऊतकों में यह विकसित होता है। ठीक है, चलिए। व्हेन द सेल, मतलब जब कोशिका ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब जब स्तन की कोशिका डिवाइडेड, मतलब विभाजन होता है, एब नॉर्मल मतलब असमान रूप से, एंड अनकंट्रोलेबली मतलब अनियंत्रित रूप से, टू फॉर्म लंप यानी गांठ के रूप में हो जाता है, ऑफ न्यू सेल, यह नया सेल, इट इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर। मतलब समझ रहे हैं ना कि व्हेन द सेल, मतलब जब कोशिका क्या होता है कि स्तन में बहुत ज़्यादा विभाजित होने से असमान और अनियंत्रित रूप से यह एक गांठ का रूप ले लेता है, और यही जो है एक नए गुच्छा बना देता है गांठ के रूप में, और यही ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। ओके, चलिए। 7वां देखिएगा मास्टेक्टोमी। अब देखिए मास्टेक्टोमी, अगर किसी का ब्रेस्ट में कोई गांठ वगैरह है, स्तन में कोई घाव वगैरह हुआ है, या कुछ भी प्रॉब्लम से स्तन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, तो पूरा मास्टेक्टोमी एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा स्तन को आंशिक या पूर्ण रूप से काट के सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है। जहाँ तक स्तन अगर इफेक्टेड है उतना जो है हटा दिया जाता है, या फिर अगर स्तन को पूरा हटाना पड़े तो पूरा भी हटाया जाता है। समझ गए? देख लीजिए मास्टेक्टोमी, यह एक या दोनों स्तनों को चिकित्सा यानी सर्जरी द्वारा आंशिक या पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में मास्टेक्टोमी कहा जाता है। समझ गए ना? मास्टेक्टोमी क्या है कि स्तन को एक या दोनों स्तन को आंशिक या पूर्ण तरीका से सर्जरी प्रक्रिया के द्वारा हटाने को चिकित्सक विज्ञान की भाषा में मास्टेक्टोमी कहते हैं। समझ गए? इंग्लिश देख लीजिए अपने को यहाँ पे कि मास्टेक्टोमी इज द मेडिकल टर्म फॉर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट। मतलब मास्टेक्टोमी इज द मेडिकल टर्म, मास्टेक्टोमी एक चिकित्सक जो है वाक्य है, पद है, फॉर द मतलब किसके लिए, सर्जिकल रिमूवल मतलब चिकित्सीय सर्जिकल हटाने के लिए, ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट मतलब एक और दोनों चेस्ट स्तन को हटाने का एक सर्जिकल क्या है, विधि है। पार्शियली या कंप्लीट है मतलब आंशिक या पूर्ण रूप से। समझ गए? ए मास्टेक्टोमी इज यूजुअली कैरिड आउट टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर। मास्टेक्टोमी का सामान्यतः यूज जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है। समझ गए चीज़ को? चलिए 8वां देखिएगा सोराइसिस क्या होता है। यह त्वचा में बार बार अत्यधिक लाल छोटे छोटे चकत्ते पड़ने एवं इनकी ऊपरी सतह पर पपड़ी पड़ने की असमान स्थिति है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेकेंड ईयर में आपको बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो ये अभी हम लोग बीमारी देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं उसके बारे में। तो सोराइसिस क्या होता है देख लीजिए, इंग्लिश में अंतर है, पीस सोराइसिस है, हिंदी में सीधा सोराइसिस है। ओके, यह एक त्वचा में बार बार होने वाला जो रोग होता है, जो अत्यधिक लाल और छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं और त्वचा के ऊपरी सतह पर पपड़ी बन जाता है और यह असमान स्थिति होता है, इसी को सोराइसिस बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश देखने का, इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन, यह एक असमान स्थिति है। कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंटली ऑक्यूरेंस ऑफ एक्सट्रीमली रेड, मतलब इसे जो है बांटा जाता है अलग अलग भागों में, जैसे यह जो है त्वचा के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे दाने होना, लाल चकत्ते होना, और यह जो है आपका क्या होता है ऊपर से क्रस्टिंग हो जाता है, पपड़ी पड़ जाता है त्वचा पर, वही जो है आपका पी सोराइसिस होता है। ओके, 9th नंबर है स्किन ग्रेफ्टिंग। स्किन ग्रेफ्टिंग मतलब त्वचा प्रत्यारोपण। देखिए अलग अलग किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, उसी प्रकार से आपका स्किन ट्रांसप्लांट होता है, लेंस ट्रांसप्लांट होता है। तो हम अभी स्किन ग्रेफ्टिंग देखेंगे, त्वचा प्रत्यारोपण। त्वचा प्रत्यारोपण एक ऐसा उपचार है जिसमें शरीर में किसी स्थान पर त्वचा के नष्ट होने पर यहाँ स्वस्थ त्वचा का प्रत्यारोपण किया जाता है। देखिए त्वचा प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट एक ऐसा उपचार है, ट्रीटमेंट है, जिसमें शरीर में किसी भी स्थान पर अगर आपका त्वचा नष्ट हो गया है या ख़राब हो गया है किसी कारण से, तो अगर नए त्वचा लगाना है तो नए त्वचा लगाना ही जो है, स्वस्थ त्वचा लगाना ही जो है प्रत्यारोपण कहलाता है त्वचा का। समझ गए?
इंग्लिश देख लीजिए स्किन ग्रेफ्टिंग का। ए स्किन ट्रांसप्लांट इज ए ट्रीटमेंट, मतलब यह स्किन ट्रांसप्लांट क्या है, एक उपचार है। इन विच, जिसमें हेल्दी स्किन इज ट्रांसप्लांटेड, मतलब जिसमें स्वस्थ त्वचा ट्रांसप्लांट किया जाता है टू ए डैमेज एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के जिस भी भाग में डैमेज हुआ हो त्वचा, उस भाग में त्वचा को, हेल्दी त्वचा को ट्रांसप्लांट करना ही स्किन ग्रेफ्टिंग कहलाता है, त्वचा प्रत्यारोपण कहलाता है। ओके, चलिए 10वें नंबर का है जलना क्या होता है। साथियों, जलना क्या होता है? विद्युत प्रवाह, ठीक है, विद्युत प्रवाह, गर्म धातु, आग, जलता पेट्रोल, रासायनिक पदार्थ आदि के संपर्क में आने के कारण हुए घावों अथवा ऊतकों को नष्ट होने को जलना कहते हैं। देखिए, जलना बर्न क्या है? तो बर्न जो है, चाहे आप किसी इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह संपर्क में आए, या फिर किसी हॉट मेटल के गर्म धातु के संपर्क में आए, या डायरेक्टली आप आग के संपर्क में आए, या फिर जलता हुआ जो पेट्रोल होता है उसके संपर्क में आए, या फिर कुछ ऐसे ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके संपर्क में आने के कारण जो घाव लगता है बॉडी पर, या फिर जो ऊतक नष्ट होता है वहाँ का, उसे ही जो है हम लोग जलना कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे बर्न का देख लीजिए इंग्लिश में। देखिए, वाउंड्स और डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू कॉज्ड बाय कमिंग इन कंटेक्ट विथ इलेक्ट्रिक करेंट, हॉट मेटल, ठीक है, फायर, बर्निंग पेट्रोल, केमिकल सब्सटेंस etc आर कॉल्ड बर्न्स। मतलब सीधा देखिए यहाँ पे, वाउंड मतलब घाव, या फिर डिस्ट्रक्शन, या तो घाव होगा या फिर क्या होगा, वहाँ पे घाव होगा, या फिर वहाँ का ऊतक क्या होगा, नष्ट होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। कॉज बाय, किसके कारण? कमिंग इन कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रॉन, मतलब देखिए कमिंग विथ कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट? तो इलेक्ट्रिक करंट, हॉट मेटल के कांटेक्ट में, या फिर फायर के कांटेक्ट में, बर्निंग पेट्रोल के कांटेक्ट में, केमिकल के कांटेक्ट में, ये सब के कांटेक्ट में आने से जो वाउंड मतलब घाव, या फिर डिकंस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू का नष्ट होता है, उसे ही हम लोग जो है क्या कहते हैं? जलना कहते हैं, बर्न कहते हैं। समझ गए? चलिए 11 नंबर का देखते हैं। यह त्वचा पर एक परजीवी, यह त्वचा का एक रोग है। दांत खाज खुजली हम लोग कहते हैं ना, तो स्कैबिज, इसी को हम लोग खाज बोलते हैं। तो देख लीजिए, यह त्वचा पर एक परजीवी इच माइट के होने के कारण होने वाली गंभीर खुजली की स्थिति है। इच माइट को सार्कोप्टस स्कैबी होमिनिस भी कहते हैं। देखिए, स्कैबिज किसके कारण होता है? तो यह परजीवी इच माइट के कारण होने वाला एक गंभीर खुजली का स्थिति होता है। अब ये जो इच माइट होता है, जिसके कारण त्वचा पर खुजली उजली होता है, तो इस इच माइट को हम लोग सार्कोप्टस स्कैबी होमिनिज भी कहते हैं। चीज़ को समझ रहे हैं ना? चलिए, ये हो गया। तो स्कैबिज क्या है? स्कैबिज एक गंभीर त्वचा पर होने वाला एक खुजली है, जो किसके कारण होता है? जो परजीवी इच माइट के कारण होता है। अब परजीवी इच माइट को हम लोग सार्कोप्टस स्कैबी होमिनस भी कहते हैं। आपका यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए। समझ गए? चलिए, ये हो गया। अब देखिए स्कैबिज, स्कैबिज को इंग्लिश में देख लीजिए। इट इज कंडीशन ऑफ सीवियर इचिंग कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए पैरासाइटिक इच माइट ऑन द स्किन। मतलब क्या हुआ? इट इज ए कंडीशन, मतलब यह एक ऐसा स्थिति है ऑफ सीवियर इचिंग, मतलब यह गंभीर खुजली का, कॉज बाय द प्रेजेंस मतलब किसके कारण? तो यह प्रेजेंस ऑफ पैरासाइटिक इच माइट, मतलब पैरासाइटिक इच माइट के उपस्थिति के कारण तो ऑन द स्किन यानी त्वचा पर होने वाला एक गंभीर खुजली होता है। ठीक है, इच माइट इज ऑल्सो नोन एज सार्कोप्टस स्कैबी होमिनस, याद रखिएगा। ओके, चलिए 12th नंबर का है CPR क्या होता है। देखिए, CPR जो होता है, CPR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है C फॉर कार्डियो। कार्डियो का मतलब होता है, कार्डियो से तात्पर्य है हृदय से। P फॉर पल्मनरी, पल्मनरी से तात्पर्य है फेफड़ा। और R फॉर रिससिटेशन, रिससिटेशन से तात्पर्य होता है कोशिश करके पुनर्जीवन करना। मतलब CPR का मतलब होता है कि हृदय और फेफड़ा को कोशिश करके पुनर्जीवन देना। कोई व्यक्ति को अगर श्वास और हार्ट बीट रुक जाता है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो देखना चाहिए कि क्या व्यक्ति का हार्ट बीट चल रहा है, श्वास चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसे CPR देना चाहिए। अगर चल रहा है तो CPR नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि CPR जोखिम होता है। CPR देख लीजिए, CPR
कार्डियो मीन्स हार्ट, सी फॉर कार्डियो, और कार्डियो मीन्स हार्ट से रिलेटेड है। पी फॉर पल्मनरी, पल्मनरी रिफर टू द लंग्स, समझ गए। रिससिटेशन मीन्स ट्राइंग टू रिवाइव समवन, मतलब पुनर्जीवन देना। रिससिटेशन का मीनिंग होता है कि कोशिश करके किसी को जीवन देना, ठीक है। चलिए 13 नंबर का देखिएगा, डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर क्या होता है देख लीजिए। यह एक जीवन रक्षक उपकरण है। डिफिब्रिलेटर जो होता है, डिफिब्रिलेटर जो होता है, यह जीवन रक्षक उपकरण है। यह जीवन को रक्षा करने वाला एक उपकरण है जिसे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जैसी स्थिति में उपयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को हार्ट में प्रॉब्लम होता है और उसे अगर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जैसी स्थिति होता है तो उसमें जो है इस डिफिब्रिलेटर का उपयोग किया जाता है। ओके, इस उपकरण की सहायता से व्यक्ति की वक्ष भित्ति यानी चेस्ट वाल में विद्युत प्रवाह दिया जाता है ताकि व्यक्ति का हृदय उचित प्रकार काम करने लगे। देखिए, व्यक्ति एक डिफिब्रिलेटर एक उपकरण है जो व्यक्ति में हृदय में इलेक्ट्रिकल मूवमेंट कम होता है, विद्युतीय अगर हलचल कम होता है हृदय में, तो जैसे ही विद्युतीय हलचल कम होगा तो ब्लड सप्लाई रुकेगा। तो विद्युतीय हलचल को बनाए रखने के लिए यह एक वक्ष भित्ति पर चेस्ट वाल पर विद्युत धारा दिया जाता है जिससे हृदय उचित प्रकार से काम करने लगता है इस उपकरण के द्वारा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए डिफिब्रिलेटर क्या होता है इंग्लिश में। डिफिब्रिलेटर इट इज़ ए लाइफ सेविंग डिवाइस। यह क्या है, जीवन को बचाने वाला एक उपकरण है, ठीक है ना। यूज इन कंडीशन लाइक वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन। यह किस कंडीशन में उपयोग किया जाता है, तो यह वेंट्रिकुलेशन फाइब्रेशन में उपयोग किया जाता है। डिफिब्रिलेटर क्या है, इट इज़ ए लाइफ सेविंग डिवाइस यूज इन कंडीशन लाइक वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन। इस तरीका के जो प्रॉब्लम में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। और देखिए यहाँ पे देख लीजिए, विथ द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, इस डिवाइस उपकरण की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन इन द चेस्ट वाल, मतलब विद्युत प्रवाह जो है वह वक्ष, चेस्ट मतलब वक्ष, वाल मतलब भित्ति, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत का प्रवाह जो है दिया जाता है छाती के भित्ति पर, ठीक है, ऑफ द पर्सन व्यक्ति का, सो दैट द हार्ट ऑफ द पर्सन स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली। और यह इलेक्ट्रिक करंट देने पर जो है हृदय के चेस्ट के बाल पर इलेक्ट्रिक करंट देने पर प्रॉपर यह हार्ट जो है काम करने लगता है। समझ गए चीज़ को। चलिए 14 नंबर सेकेंड लास्ट है आज का कि ओटोरिया क्या होता है। ओटोरिया क्या होता है देख लीजिए। कान से निकलने वाले द्रव को ओटोरिया कहते हैं, ठीक है। ओटोरिया क्या है देख लीजिए। डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर इज कॉल्ड ओटेरिया। जैसे कान बहना, कान से कोई भी अगर श्राप आ रहा हो जैसे कान बहना, तो उसी को हम लोग ओटोरिया बोलते हैं, समझ गए। डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर इज कॉल्ड ओटोरिया। ओके, चलिए ये आपको देखिए फिलअप में भी पूछ लेगा कि डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर इज कॉल्ड डैश, तो यहाँ पे ओटोरिया भरना रहेगा। ओके, चलिए 15 नंबर में है, देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। ट्रैक्शन क्या होता है। ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वजन, पुल्ली, रस्सी आदि साधनों को व्यक्ति की टूटी हुई अस्थि को वापस उचित स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ट्रैक्शन क्या होता है, तो अगर किसी व्यक्ति का पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उसका हड्डी टूटकर इधर उधर हो गया है, तो उस हड्डी को सही दिशा में, सही जॉइंट के लिए सही दिशा में लाना ज़रूरी है, सीधा दिशा में। तो उस हड्डी को सही दिशा में, सही जॉइंट के लिए उचित स्थान पर लाने के लिए इस ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसमें होता है कि ट्रैक्शन में एक वजनदार सामान होता है और एक पुल्ली होता है और एक रस्सी होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी भाग फ्रैक्चर है उसको सही जगह पर लाने के लिए इस वजन, पुल्ली और रस्सी का उपयोग किया जाता है। और इसके वजन इसलिए दिया जाता है ताकि एक जगह पर लाएंगे और उसे ज्वाइंट करेंगे तो वह इधर उधर नहीं खसकेगा, समझ गए, इसलिए वजन का उपयोग किया जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए और देखिए यहाँ पे और जो देखने वाला चीज़ें हैं ट्रैक्शन में, इसका उपयोग मेरुदंड पर दबाव कम करने के लिए भी किया जाता है। अब इसका ट्रैक्शन का उपयोग तो एक तो फ्रैक्चर से आराम दिलाने के लिए किया ही जाता है, अस्थि को सीधा अपने जगह पर लाने के लिए। इसका उपयोग एक और ये है कि यह स्पाइनल
जो होता है स्पाइनल मेरुदंड, उस पर प्रेशर कम पड़े, इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर कोई पेशेंट को स्पाइनल का दिक्कत है, अगर उसको प्रेशर पड़ने से स्पाइनल पर दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में ट्रैक्शन लगाकर उसके स्पाइनल पर दबाव को कम भी किया जाता है। ठीक है, अब इंग्लिश यहाँ पर देख लीजिए इसका ट्रैक्शन का। ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस, ट्रैक्शन एक प्रक्रिया है, इन विच जिसमें टूल्स कुछ औजार, सच एज बेट वजन, पुली मतलब जो घिरनी होता है खींचने वाला, रोप्स मतलब रस्सी, ईटीसी का टूल्स का उपयोग किया जाता है इस प्रक्रिया में। आर यूज टू ब्रिंग ए पर्सन मतलब उपयोग किया जाता है, ब्रिंग मतलब लाने के लिए, पर्सन्स मतलब व्यक्ति के, ब्रोकन बोन मतलब टूटी हुई हड्डियों को, बैक मतलब पुनः, इनटू इट्स प्रॉपर पोजीशन मतलब पुनः अपने पोजीशन पर वापस लाने के लिए एक ट्रैक्शन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें वजन, पुली और रोप्स के सहायता से किसी भी व्यक्ति के टूटे हुए हड्डियों को वापस से उसके उचित स्थान पर लाने के लिए इस ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए, इट इज़ एल्सो यूज टू रेड्यूस प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। इसका एक और उपयोग है कि इसका उपयोग करके स्पाइनल कॉर्ड के प्रेशर को भी कम किया जाता है, इसीलिए इट इज़ एल्सो रेड्यूस टू प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। समझ गए चीज़ को। और इस तरीक़ा से यहाँ पे देख लीजिए मेरा 15 एकदम सफलपूर्वक समाप्त होता है। आप लोग पढ़िए, 15 आपका महत्वपूर्ण है जो आपको लॉन्ग शॉर्ट सभी में मदद करेगा, और साथ में अगर डिफिनीशन पूछ लिया एग्ज़ाम में तो यहाँ से डायरेक्टली आ भी जाएगा। ओके, चलिए आज हम पढ़ाए हैं आप सभी सेकेंड ईयर को MSN2। थोड़ा सा आज लेट हुआ है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि लाइट रात में नहीं था, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, जिसके कारण से आप सभी के पास वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा सा लेट से आ रहा है, इसके लिए सॉरी। बाकी कल से फिर से आपको समय पर ही 1 बजे सेकेंड ईयर का आएगा। ओके, चलिए धन्यवाद।